हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9 विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर हमारा सेकंड चल रहा था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और आज हम इसका पार्ट 7 पढ़ेंगे। और हम पढ़ रहे थे पदार्थों के शुद्धिकरण की विधियाँ, जिनमें हमने लगभग विधियों को पढ़ लिया था। और आज हम जो पदार्थों की शुद्धिकरण की एक प्रमुख विधि है जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी विधि, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। अब देखते हैं क्रोमेटोग्राफी विधि है, उसके बारे में ध्यान से सुनना आपको। क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, किन विलयनों को पृथक करने के लिए किया जाता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस विधि का उपयोग उन विलयनों को पृथक करने में किया जाता है। उन विलयनों को पृथक करने में किया जाता है जो कि एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के विलायक में घुले हो, जो कि एक ही प्रकार के विलायक में घुले हो। तो ये जो विधि है, इस विधि का उपयोग उन विलयनों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हो या घुले हैं। तो उन विलयनों का पृथक्करण इस विधि के द्वारा किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी विधि है, ये ग्रीक शब्द क्रोमा से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? क्रोमा से, यानी ग्रीक शब्द क्रोमा से लिया गया है। और जिसका अर्थ होता है हिंदी भाषा में, जिसको हम यदि अर्थ के रूप में देखें तो उसका अर्थ होता है रंग। तो हम क्या लिख सकते हैं? अर्थात रंगों को पृथक करने के लिए इस विधि का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो रंग है उनको पृथक करने के लिए इस विधि का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस विधि का नाम क्या बना? क्रोमेटोग्राफी। इसीलिए इस विधि का नाम क्या पड़ा? क्रोमेटोग्राफी पड़ा। अब हम आगे देखते हैं कि जो क्रोमेटोग्राफी विधि है तो उसके द्वारा किन विलयनों का पृथक्करण जो है वो किया जाता है। तो हमने एक डायग्राम के द्वारा इसको समझना है। तो ये हमने डायग्राम बना रखा है पहले से। अब ये जो विधि है वो क्रोमेटोग्राफी द्वारा स्याही के रंगों का पृथक्करण की प्रमुख विधि है। तो क्रोमेटोग्राफी द्वारा स्याही के रंगों का पृथक्करण। स्याही के रंगों का पृथक्करण। हमें पता है कि जो स्याही होती है, जिसमें हम सामान्यतः काली लेते हैं, उसके बाद में नीली लेते हैं। ये जो स्याही होती है वो विभिन्न प्रकार के रंगों का, विभिन्न का मतलब जिसमें दो या दो से अधिक क्या हो, रंग आपस में घुले हो। अर्थात दो या दो से अधिक रंगों का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? स्याही कहलाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में इसमें हमें देखना है कि स्याही से रंगों का जो पृथक्करण है वो किस प्रकार कर सकते हैं। खासकर जो काली स्याही है उसमें विभिन्न प्रकार के रंग घुले होते हैं, उनसे हम रंगों का पृथक्करण किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक प्रयोग की आवश्यकता होती है और उस प्रयोग को हम आसानी से कर सकते हैं। अब हमें पता है जो स्याही होती है उस स्याही में जो विलेय और विलायक होता है। अब इसमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले विलायक क्या है और विलेय पदार्थ क्या है। इसमें विलायक तो क्या होता है? जल होता है और जो विलायक होता है वो विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं।
विभिन्न प्रकार के रंग, विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। क्या विलायक तो जल और विलेय पदार्थ के रूप में विभिन्न प्रकार के रंग जो है वो आपस में घुले होते हैं। अब हम इस विधि के द्वारा ये जो स्याही होती है उसमें जो विभिन्न प्रकार के रंग घुले हुए हैं उन रंगों को कैसे पृथक करते हैं उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो हमें देखना है, तो इस प्रयोग के लिए हमें क्या क्या उपकरण जो है उसकी आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें चाहिए फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर पहला जो है वो प्रमुख रूप से हमें क्या चाहिए, फिल्टर पेपर। सेकंड हमें चाहिए स्याही चाहिए और एक जार या बीकर चाहिए, जार या बीकर। ये तीन हमें प्रमुख रूप से इसमें चाहिए होते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो विधि है इसमें एक फिल्टर पेपर लेना है, चौकोर जो हमने ले रखा है, चौकोर फिल्टर पेपर लेना है। इस चौकोर फिल्टर पेपर या जिसको हम छानक पत्र कहते हैं में एक पेंसिल से एक सीधी रेखा खींचनी है, जैसा हमने यहाँ पे खींच रखी है। और इस सीधी रेखा के सेंटर में हमें क्या करना है, एक स्याही का निशान निकालना है। हम ब्लैक स्याही ले सकते हैं या ब्लू स्याही जो है वो ले सकते हैं। अब हमें उसके बाद में ये जो फिल्टर पेपर है इसको क्या करना है, सुखा लेना है। अब हमारा फिल्टर पेपर जो है वो सूख के तैयार है। उसके बाद में या तो हम परख नली ले सकते हैं, परख नली, या फिर हम क्या ले सकते हैं, छोटा बीकर ले सकते हैं। इन दोनों में से जो हमारे पास उपलब्ध हो उसको लिया जा सकता है। अब ये जो सूखा हुआ फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर को जल से भरे हुए पात्र में, ये इस प्रकार पात्र भरा हुआ है, किसका, जल का पात्र भरा हुआ है। इस जल से भरे हुए पात्र में हल्का सा डुबोया जाता है। तो ये जो फिल्टर पेपर है इस जल की सतह से, यानी इस फिल्टर पेपर का जो निचला भाग है वो क्या होता है, जल की सतह से हल्का सा टकराते हुए रखना है। जैसे फिल्टर पेपर हमने डुबोया, डुबाने के बाद में ये इस फिल्टर पेपर को हल्का सा इस जल की सतह से टकराना है। तो जैसे इसको जल की सतह से टकराते हैं तो क्या होता है, ये फिल्टर जो पेपर है वो जल का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण। और जल का जब अवशोषण करेगा तो जल क्या होगा, इस फिल्टर पेपर के द्वारा ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा, ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। और जैसे ही ये जो स्याही की बूंद होती है जो हमने ली है यहाँ पे, ये जो स्याही की बूंद है इसमें जब जैसे ही जल जो है वो प्रवेश करता है तो स्याही की बूंद, आपको पता है विभिन्न प्रकार के रंगों का मिश्रण होता है। तो इससे जो कलर हल्के होते हैं, जो रंग हल्के होते हैं वो जल के साथ घुल के, जल के साथ घुलकर क्या होते हैं, इस फिल्टर पेपर में ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। और जो कलर भारी होती है वो वहाँ रह जाते हैं। जिससे हम क्या देख सकते हैं कि जो हल्के कलर क्या होंगे वो ऊपर चढ़ गए और भारी कण उसे हमने एक जो लाइन खींची वहाँ पे व्यवस्थित हो गए। तो हम इसको बाहर निकाल के जब देखते हैं तो ये जो कलर हैं वो क्या हो जाएंगे, स्याही से अलग हो जाएंगे। अर्थात जो हरे रंग के हल्के कलर होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर की ओर गति करने लगेंगे और फिल्टर पेपर जो है उसकी सतह के ऊपर फैल जाएंगे और जो भारी कण होते हैं वो वहाँ व्यवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये जो क्रोमेटोग्राफी विधि है, इस क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा आसानी से स्याही से रंगों का पृथक्करण है वो कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें देखा कि भाई जो स्याही से रंगों का पृथक्करण वो किस प्रकार किया जा सकता है। अब अगला इसमें आता है कि इसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका जो अनुप्रयोग हम लिखेंगे वो होता है डाई से रंगों का पृथक करने में। जैसे डाई होती है हमारे पास, डाई से रंगों का पृथक करने में। डाई आपको पता है विभिन्न रंगों का क्या होता है, मिश्रण होता है। और इस
विभिन्न रंगों के मिश्रण से हम जो डाई है उससे विभिन्न प्रकार के जो रंग है उसको अलग कर सकते हैं। सेकंड जो इसका उपयोग आता है, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में। प्राकृतिक रंगों में से पिगमेंट को पृथक करने में सामान्यतः इस विधि का उपयोग हम कर सकते हैं या किया जाता है। थर्ड आता है, रक्त जो होता है उससे नशीले पदार्थों को, रक्त से नशीले पदार्थों को, खासकर जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स जिसको हम सामान्यतः नशीले पदार्थ बोलते हैं, तो रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में सामान्यतः इस विधि का क्या करते हैं, उपयोग जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार हम क्रोमेटोग्राफी द्वारा स्याही से रंगों का पृथक्करण कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक चित्र के द्वारा इसको समझा, जिसमें हमने एक फिल्टर पेपर लिया चौकोर, उसमें एक पेंसिल से रेखा खींचनी है, स्याही का निशान लगाना है और इस फिल्टर पेपर को सुखा लेना है। सुखाने के बाद इस फिल्टर पेपर को थोड़े जल से भरे हुए पात्र में या बीकर में या परखनली में डुबोया जाता है। जब फिल्टर पेपर का निचला सिरा जल की सतह से संपर्क में आता है तो जो जल के कण होते हैं वो फिल्टर पेपर के द्वारा ऊपर की ओर गति करते हैं, और जब ये स्याही के द्वारा पहुंचते हैं तो स्याही में जो हल्के रंग के कलर होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे ऊपर की ओर गति करते हैं और भारी कण जो है वो वहाँ व्यवस्थित होते हैं। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो स्याही है उससे विभिन्न प्रकार के जो रंग है वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे आसवन विधि, डिस्टिलाइजेशन मेथड। अब उससे पहले हमने किस क्रोमेटोग्राफी विधि है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, और अब हमारी विधि है आसवन विधि। अब ये आसवन विधि है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किन मिश्रणों को पृथक करने के लिए किया जाता है, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। आसवन विधि है उसका जो सामान्यतः उपयोग उन मिश्रणों को पृथक किया जाता है जो बिना विघटित हुए या बिना अलग हुए उबलते हुए रहते हैं। उन मिश्रणों को पृथक करने के लिए सामान्यतः आसवन विधि है उसका प्रयोग किया जाता है। या हम इसको बोल सकते हैं कि जो आसवन विधि है वो उन मिश्रणों को पृथक करने के लिए उपयोगी है जिनमें जो क्वथनांक होता है, उन मिश्रणों में जो विलयन घुले हुए हैं उन विलयनों के क्वथनांक में बहुत अधिक अंतर हो, यानी जिनका क्वथनांक ज़्यादा हो, जिनमें अंतर क्या हो, अधिक हो, उन मिश्रणों को पृथक करने के लिए या उन विलयन में मिश्रणों को पृथक करने के लिए इस विधि का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं ये विधि काम कैसे करती है, हम मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो हम इसमें एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हमने जो एक चित्र बनाया है, इस चित्र में जो बनावट के रूप में हम इसको देखते हैं कि कौन कौन से हमें उपकरण हैं वो काम में लेने होंगे और उसको किस प्रकार से व्यवस्थित करना होगा और किस प्रकार से मिश्रण को डाल के उसको क्या करते हैं, विकृत करवाते हैं, तो पृथक्करण की प्रक्रिया संभव होती है। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें चाहिए एक आसवन फ्लास्क। मुख्य जो उपकरण हमारा वो आता है एक आसवन फ्लास्क, सेकंड इसमें आता है थर्मामीटर और थर्ड इसमें आता है जल संगणक। आसवन फ्लास्क, थर्मामीटर और जल संगणक। और एक बीकर लेते हैं, पात्र लेते हैं, उसको अलग से उपयोग में लेंगे। और ये क्या है, एक स्टैंड है और ये त्रिपद स्टैंड है, इसके ऊपर इस आसवन फ्लास्क को क्या करते हैं, रखा जाता है। अब ये तो उपकरण के प्रमुख भाग होते हैं। अब इसकी जब हम इसको लिखते हैं अपने नोटबुक के अंदर तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, चित्रानुसार। जैसे हमारे पास जो चित्र बना उसके अकॉर्डिंग हम लिखना चाहेंगे। चित्रानुसार हम एक आसवन फ्लास्क को लेते हैं और उस आसवन फ्लास्क को किसी स्टैंड के ऊपर रख देंगे ताकि
उस स्टैंड पे रख के उस आसवन फ्लास्क में उपस्थित जो मिश्रण है उसको हम आसानी से गर्म कर सके, और इसको किसी स्टैंड के द्वारा कस के रख देते हैं। इस आसवन फ्लास्क में जल व एसीटोन का विलयन है वो मिला देते हैं। इसके अंदर हमने क्या डाला है, जल प्लस एसीटोन का विलयन इसके अंदर डाल रखा है। और ये जो आसवन फ्लास्क है उसका जो सेकंड, हम उसके बाद में जो सेकंड हिस्सा जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, जल संगणक से। जल संगणक में क्या होता है, यहाँ से तो शीतल जल जो है वो प्रवेश करता है, यानी ठंडा जल जो प्रवेश करता है, और ये जो नली है उसके द्वारा जो जल है वो बाहर निकलता है। इसलिए ये जो यहाँ से नली आ रही है, ये जो हमें नली दिख रही है, इस नली में कोई भी वाष्प आए वो शीतल जल के संपर्क में आते ही क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और ठंडी होके उसकी द्रव की बूंदों के रूप में वो क्या करती है, किसी पात्र में गिर जाती है। तो ये हम उपकरण लेते हैं। सेकंड जो जल संगणक है उसका जो पहला सिरा है उसको तो हम किससे जोड़ देते हैं, आसवन फ्लास्क के, और उसका जो सेकंड सिरा होता है उसको किसी पात्र से जोड़ दिया जाता है, ताकि इसके द्वारा जो भी द्रव आए वो उस पात्र में जाके गिर सके। आसवन फ्लास्क में क्या लगा देते हैं, एक थर्मामीटर लगा दिया जाता है, और ये जो थर्मामीटर है वो इस विलयन के तापमान को क्या करता है, नोट करता रहता है। अब इसकी जब हम क्रियाविधि लिखते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं कि आसवन फ्लास्क में रखे जो विलयन है उस विलयन को बर्नर की सहायता से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और जब विलयन को बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो आपको पता है इसमें दो विलयनों का मिश्रण है, एक तो जल और एक एसीटोन। तो हमें पता है कि जो एसीटोन होता है उसका क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, कम होता है, और कम क्वथनांक वाला द्रव क्या होगा, उसकी वाष्प बनेगी, और वाष्प धीरे धीरे क्या होगी, ऊपर जाएगी। ऊपर क्या लगा है, थर्मामीटर। अब ये थर्मामीटर उस वाष्प का जो भी टेम्परेचर होता है उसको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, और यहाँ से वाष्प इस नली के अंदर से प्रवेश करेगी, और नली के अंदर से प्रवेश करके जल संगणक में जाती है, और जल संगणक में जाने के पश्चात इसमें जो शीतल जल प्रवाहित होता है और वाष्प ठंडी होती है, और ठंडी होकर वो पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाती है, और नीचे क्या लगा होता है, एक पात्र लगा होता है, और जिसके अंदर वो जो द्रव है वो क्या होता है, इकट्ठा रहता है। तो इस प्रकार हम तो इससे जो कम क्वथनांक वाला जो द्रव है वो तो क्या हो जाएगा, इस पात्र में इकट्ठा रह जाएगा, और जो अधिक क्वथनांक वाला द्रव है वो क्या होता है, यहाँ ही उबलने लगता है और यहाँ ही वो स्थिर रहता है। या इस प्रकार हम इस विधि के द्वारा कम क्वथनांक वाले द्रव और अधिक क्वथनांक वाले द्रव को अलग कर सकते हैं। तो हमने देखा इसमें कि जैसे इसको गर्म करते हैं तो जो एसीटोन है इसका क्वथनांक कितना होता है, 56 डिग्री सेल्सियस होता है, और 56 डिग्री सेल्सियस होने के कारण ये एसीटोन वाष्प में परिवर्तित होगा, और वाष्प में परिवर्तित होकर जल संगणक में जाएगा, और वहाँ से वाष्प ठंडी होके पुनः द्रव बनेगा, और उस द्रव को या एसीटोन को किसी बीकर में एकत्रित कर लिया जाता है, और बचा हुआ जल है वो किस में रह जाता है, आसवन फ्लास्क में रह जाता है। तो इस प्रकार हम इस विधि के द्वारा उन मिश्रणों का या उन विलीनों का पृथक्करण कर सकते हैं जिनमें जो क्वथनांक का अंतर क्या हो, थोड़ा अधिक हो। तो हम इस विधि के द्वारा आसानी से उनको अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो कम क्वथनांक वाला द्रव है वो उबल के ठंडा होता है, और ठंडा होके पुनः उसको अलग कर लिया जाता है, और अधिक क्वथनांक वाला जो द्रव है वो फ्लास्क में ही रहता है। और हमें पता है कि जो एसीटोन है उसका क्वथनांक होता है 56 डिग्री, और जो जल है उसके क्वथनांक का मान कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार हम आसवन विधि के द्वारा इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इन द्रवों को अलग जो है वो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रभाजी आसवन विधि। तो हमने आसवन विधि के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारी होगी अगली विधि प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग सामान्यतः
उन द्रवों के विलीनों को पृथक करने में किया जाता है जिन विलीनों में जो क्वथनांक का अंतर है वो 25 केल्विन से भी कम हो। तो उन द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि जो होती है वो आसवन विधि के लगभग ही समान होती है। प्रभाजी आसवन विधि के लगभग ही समान होती है, लेकिन इसमें अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि जो जल संघनक होता है और जो आसवन फ्लास्क होता है, जल संघनक और आसवन फ्लास्क के मध्य एक प्रभाज स्तंभ या प्रभाजी कॉलम जो है उसका उपयोग किया जाता है। अब हमने पीछे उसके बारे में तो देख लिया था। बात आती है कि जो प्रभाजी कॉलम होती है वो क्या होती है। तो जो प्रभाज कॉलम होता है वो क्या होता है, एक नली होती है और इस नली में जो शीशे के गुटकों से भरी रहती है, ये जो हमें दिख रहे हैं, इस नली में क्या भरे रहते हैं, शीशे के गुटके भरे रहते हैं। ये गुटके जो क्या करते हैं, वाष्प को संघनित और ठंडा होने में मदद करते हैं, यानी वाष्प को संघनित करते हैं और उसको ठंडा होने के लिए क्या करते हैं, सतह प्रदान करते हैं, सरफेस प्रदान करते हैं, ताकि वाष्प जैसे यहाँ से वाष्प बने वो इनसे टकराएं और वो ठंडी होके संघनित होए। इसलिए ये क्या करते हैं, गुटके उसको सतह प्रदान करते हैं। तो हमने इसमें देखा कि इसमें मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर यही है कि जल संघनक और आसवन फ्लास्क के मध्य किसका उपयोग किया जाता है, प्रभाजी कॉलम का। और ये जो प्रभाजी कॉलम है वो क्या करते हैं, इसमें गुटके होते हैं किसके, शीशे के, और ये गुटके क्या करते हैं, वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार उन विलीनों का पृथक्करण आसानी से कर लिया जाता है जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, इसमें लगभग जो अंतर होता है वो 25 केल्विन से भी क्या हो, कम हो। तो इस प्रकार हमने इस विलीनों को पृथक करने में कर सकते हैं। अब इसके बारे में हमें पता है कि भाई ये जो विधि है वो किन विलीनों को पृथक कर सकती है। तो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, वायु से विभिन्न गैसों के पृथक्करण में। वायु से विभिन्न गैसों के पृथक्करण में, तो वायु से विभिन्न गैस है उनको पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। आगे हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसको और समझने वाले हैं। सेकंड जो आता है वो होता है पेट्रोलियम से। जो पेट्रोलियम कच्चा तेल होता है, पेट्रोलियम से पेट्रोलियम उत्पादों को प्राप्त करने के लिए, जिसमें सामान्यतः पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्ता, बिटुमिन, जो डामर होती है, उन सब को प्राप्त करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि क्रिस्टलीकरण जो विधि होती है उसके बारे में। सेकंड हमने पढ़ा कि आसवन विधि क्या है, क्रोमेटोग्राफी हमने पढ़ी। क्रिस्टलीकरण हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्रोमेटोग्राफी विधि के बारे में हमने जाना, आसवन विधि के बारे में हमने जाना और प्रभाजी आसवन विधि के बारे में हमने जाना। आगे आएगा तो उसमें हम क्रोमेटोग्राफी विधि है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं।